वेलकम टू ड्राइव द मैथ। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं, कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स को भी हमने रिन्यू किया है। आज का जो मेरा लेसन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में से इक्वेशन को बनाना सीखना है। और तो और हमने आज के दिन कुछ पिछली पुरानी भूली बसरी यादों को भी ताज़ा करना है। इसे तो आप जानते ही होंगे, बखूबी वाकिफ़ होंगे कि ये क्या है। कभी कभी ये ऐसा भी दिखता है। आप भी आज सोच रहे होंगे कि हम ये रेक्टेंगल को क्यों देख रहे हैं, तो बताती हूँ ना क्यों देख रहे हैं। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि आज हमने स्टेटमेंट में से इक्वेशन बनानी है, यानी कि स्टेटमेंट वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे उनको हमने सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप कहाँ से लेना है, वो स्टार्टअप आज हम सीखेंगे। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.6 का। हमने एक्सरसाइज 1.6 ऑलरेडी 2 मेथड किए हुए हैं। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन के लिए हमारा ये होगा कि हम इस क्वेश्चन को समझ के इसकी इक्वेशंस बनाएं। अब जब इक्वेशन बन जाएंगी तो वही जो 2 मेथड हम सीख चुके थे उनमें से किसी एक को अप्लाई कर देंगे। अब बारी बारी इस क्वेश्चन के हिस्से वखरे करते हैं, यानी कि इसको बाय पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है ना, जो मैंने चूज़ की है, वो है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। इस लाइन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो वो कह रहा है कि अगर उसकी विड्थ 1 है तो उसकी लेंथ 4 होगी, यानी कि उसको 4 टाइम हम लेंथ को विड्थ से ज़्यादा कर लेंगे। अगर आपने रेक्टेंगल को गौर से देखा हो तो आपको पता चल गया होगा कि इसकी चारों साइडें एक दूसरे के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। रेक्टेंगल की 2 डिफरेंट डायमेंशंस हमेशा एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, तभी तो इसको रेक्टेंगल कहा जाता है, अदरवाइज इसको स्क्वायर ना कहते हैं। जहाँ मैंने विड्थ लिखा है इसके सामने आपको एक एरो नज़र आ रहा है, इस साइड को भी हम विड्थ कहेंगे। अब जहाँ मैंने लेंथ लिखा है इसके सामने वाली साइड इसको भी लेंथ कहेंगे, यानी कि इस तरीके से एक रेक्टेंगल में 2 विड्थ और 2 लेंथ होती हैं। अब बात करते हैं अपने असल मसले की तरफ, यानी कि जो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है। क्वेश्चन के जिस पार्ट को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारे पास था कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो उसकी विड्थ के 4 टाइम्स है, और अगर आप गौर से देखें तो विड्थ और लेंथ में डिफरेंस है, लेंथ आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है। अपनी आसानी के लिए मैंने विड्थ को x कह दिया है और लेंथ को मैंने y कह दिया है। अब अगर लेंथ विड्थ की 4 टाइम्स थी तो हम इसको लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू लेंथ इक्वल्स टू 4 टाइम्स इट्स विड्थ। देन सिंपल हमने विड्थ की जगह पे x लिख देना है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा y इक्वल्स टू 4x। किसी हद तक ये इक्वेशन की एक शक्ल बनती चली जा रही है। अब ज़रूरत के मुताबिक इन दोनों वेरिएबल्स को हमने एक ही साइड पे करना है ताकि हम कह सकें कि हमारी कोई इक्वेशन तो बनी। तो इस पर्पस के लिए मैंने ये किया है कि 4x को तो वहीं रखा, y को मैं दूसरी साइड पे ले गई, तो y चूँकि एक साइड पे पॉजिटिव था दूसरी साइड पे जाके वो नेगेटिव हो गया। इसको हम रीराइट कर सकते हैं 4x माइनस y इक्वल्स टू 0, यानी कि वेरिएबल को लेफ़्ट साइड पे हम लिख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। अब ये तो बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, यानी कि एक इक्वेशन का काम तो हो गया। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में जो मैंने लाइन चूज़ की है वो इसकी सेकेंड लाइन है, यानी कि द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर पेरीमीटर है क्या। अब अगर आसान लफ्ज़ों में मैं बात करूं तो मैं कहूँगी कि इसकी चारों डायमेंशंस को अगर हम प्लस कर दें या ऐड कर लें तो ये होगा हमारा पेरीमीटर। अब इसके फार्मूले पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी 2 विड्थ हैं और 2 लेंथ है, और पेरीमीटर चारों साइडों का या चारों डायमेंशन का सम है, यानी कि चारों साइडों की अगर लेंथ को विड्थ को हम प्लस कर लें तो ये हमारा पैरामीटर बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा जो फार्मूला बनेगा ना पैरामीटर का, वो ये बनेगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ और 2 विड्थ होने की वजह से हमने 2 को बाहर लिखा है, यानी कि लेंथ और विड्थ को प्लस किया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फार्मूला लिखने के बाद अब हमने जो क्वेश्चन की लाइन में इंफॉर्मेशन है ना उसको लिखना है। पैरामीटर इज़ इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर।
अब ये क्यों लिखा है, हम इन दोनों को बेसिकली रिलेट करके इक्वेशन बना लेंगे। क्योंकि हमने लेंथ को y कहा था और विड्थ को x कहा था, तो ये इन्फॉर्मेशन हम अबव पैरामीटर वाली इक्वेशन में पुट करके इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 इंटू वाई प्लस एक्स इज़ इक्वल्स टू 150। यहाँ पे हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, जब भी हमने इक्वेशन बनानी है हम इनके ये यूनिट्स को नहीं लिखा करेंगे। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 2 को इस साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट करूँगी। अच्छा, आप लोग इस 2 को x और y के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट करना है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट कम से कम हो या फिर हो ही नहीं। तो यहाँ मैंने इस कोफिशिएंट को ज़रा इग्नोर करके ना दूसरी साइड पे भेज दिया है। अब ये हो गया है x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 150/2। अच्छा, मैंने x और y को ना ज़रा रीशफल कर लिया, यानी मैंने उसकी ज़रा अलाइनमेंट कर ली है। अच्छा, ये अलाइनमेंट जो थी ना ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हमने जब इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाना था ना तो हमें पहला x और दूसरा y चाहिए था। अगर ऐसा ना होता तो हमारा आंसर गलत भी हो सकता था, लेकिन यहाँ तो खैर चलो एक ही जैसे कोफिशिएंट है, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डिफरेंट होते तो फिर हमारा क्या होता, कुछ भी नहीं होता, अल्लाह हाफिज़ होता फिर। सो जनाब, मैंने 150 को 2 से डिवाइड कर दिया और ये आ गया 75, यानी कि हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 75। अच्छा, खुशी की बात तो ये है कि हमने कुछ बहुत पुराने बचपन के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते करते ना यहाँ पे 2 इक्वेशंस बना ली हैं। इक्वेशन बनाने के बाद हमने मैट्रिक्स बनाने हैं, यानी कि a x और b। ये तो फैमिलियर है ना आप लोग इनसे। चलें, आप लोग भी क्या याद करेंगे, मैं एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ। a जो था हमारा कोफिशिएंट का मैट्रिक्स था, यानी कि x और y के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो हमने इसमें तरतीब के साथ लिखने हैं। पहला हमारा नंबर है 4, -1, 1 और 1। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप देखते हैं x और y को इग्नोर करके तो आप देखते हैं कि a का मैट्रिक्स बिल्कुल ठीक है। फिर आपने वेरिएबल का मैट्रिक्स लिखना है, 2 ही वेरिएबल हैं तो उन दोनों को आपने लिखना है। अच्छा, रिपीट मत कीजिएगा, यहाँ पे रिपीट हमें करने की ना ज़रूरत नहीं है। हम एक ही दफ़ा x और एक ही दफ़ा y लिखेंगे, क्योंकि हमने एक ही दफ़ा x की वैल्यू निकालनी है और एक ही दफ़ा y की वैल्यू। अब लिखते हैं जो राइट साइड पे हमारी वैल्यूज़ हैं 0 और 75, उनके मैट्रिक्स की तरफ, यानी कि कांस्टेंट के मैट्रिक्स की तरफ। उसको b का नाम दिया था, ये भी पता है, ठीक है जी। अब b के मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 और 75 हैं। अच्छा, इनको भी तरतीब से लिखना है। मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि तरतीब बहुत ज़रूरी है। तरतीब के बगैर कुछ भी किया जाए ना तो वो अधूरा और बिखरा हुआ लगता है। तो गाइज़, अगर आप अपने पेपर में भी ना थोड़ी सी ज़रा तरतीब का ख्याल रख लें और अच्छा सा पेपर करें ना, साफ़ सुथरा नीट राइटिंग के साथ, कट ज़्यादा ना हो, तो आपके पेपर पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलें, इसके साथ ही हम इस क्वेश्चन को ज़रा वाइंड अप करने की तरफ आते हैं और देखते हैं कि थर्ड लाइन यानी कि लास्ट लाइन में क्या लिखा है। लिखा है जनाब, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा, मैंने बार बार रेक्टेंगल की डायमेंशंस का जिक्र किया और डायमेंशंस थी हमारी x एंड y। तो इसमें सीधा सीधा वो कह रहा है कि x और y को फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए आप 2 मेथड में से कोई सा एक मेथड लगा सकते हैं। अच्छा, एक ज़रूरी बात बताने लगी हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, तो आपने देखना है कि कोई मेथड तो मेंशन नहीं किया गया। अगर तो कोई मेथड मेंशन कर दिया है, यानी कि क्रैमर्स रूल या मैट्रिक इन्वर्जन, तो फिर आपने उसी मेथड को फॉलो करना है चुप करके। लेकिन अगर कोई मेथड मेंशन नहीं किया और ये सिंपल सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, तो फिर आपको आज़ादी है अपनी मर्ज़ी का मेथड चूज़ करने की। प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को अगर देखा जाए ना तो वहाँ पे ज़्यादातर क्रैमर्स रूल मेंशन किया हुआ होता है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप दोनों मेथड्स को अच्छे तरीके से समझें। डियर स्टूडेंट, हमारा जो पेपर आता है ना बोर्ड का, उसमें जो हमारा सेक्शन सी होता है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें ये एक क्वेश्चन लाजमी होता है इस एक्सरसाइज का, ये वाला। तो इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है। इसके साथ मैं ये करूँगी कि आपको हर एक क्वेश्चन कोशिश करूँगी कि दोनों मेथड के साथ एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके और आप इस क्वेश्चन को छोड़े नहीं।
अभी तक के लिए इतना ही था। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आसान लगा होगा। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में और भी इसी जैसे क्वेश्चंस हैं। अब ये मत समझिएगा कि सिर्फ यही क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, उनमें से भी आ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए वो तमाम क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उन सबको सीखें, किसी एक को नहीं। इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट आप मुझे इस ईमेल पर लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।